नाजरीन, हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं माहौलियात पर मबनी हमारा प्रोग्राम माहौलियात और हम, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ ऐसे मौजू से जिसका सीधा ताल्लुक हमारी और आपकी जिंदगी से होता है। इसी सिलसिले की कड़ी में इस हफ्ते हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा मौजू जो कि मौजूदा वक्त में हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ी दुश्वारियों में से एक बन चुका है। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट की, यानी वो कचरा जो इंसान या जानवरों के इलाज के दौरान पैदा होता है। आम जबान में इसे अस्पतालों से निकला हुआ कचरा भी कहा जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल्स होते हैं, नर्सिंग होम्स होते हैं, पैथोलॉजी सेंटर्स होते हैं, ब्लड बैंक्स होते हैं, जानवरों की चिकित्सा के लिए जो अस्पताल होते हैं, उनसे जो वेस्ट निकलता है चिकित्सा के दौरान या ऑपरेशन के दौरान, उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट वह वेस्ट है जो उत्पन्न होता है कोई डायग्नोसिस से, कोई ट्रीटमेंट से, कोई इम्यूनाइजेशन से या रिसर्च एक्टिविटीज़ से, या जो इवन मेडिकल के जो कैंप लगते हैं उससे ये प्रोड्यूस होता है। कुछ अस्पतालों और क्लिनिक्स की गैर जिम्मेदारी से बायोमेडिकल वेस्ट एक खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है, क्योंकि ये कचरा आम कचरे के साथ मिलकर इंसानी जिंदगी के साथ साथ माहौलियात पर भी अपने खतरनाक असरात छोड़ता है। अगर मेडिकल वेस्ट को आप ठीक से नहीं मैनेज करते हैं तो हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब कि जो कि हॉस्पिटल में आपके लगे हुए हैं, उनके अलावा आपको पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। जो आपके स्कैवेंजर्स हैं, जो कचरे ढलाऊं में जाके कुछ उठा लेते हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। दूसरे लोगों को भी, जब ये फूड चेन में इसके हैजर्डस वेस्ट के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, तो दूसरे जो सोसाइटी है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक बायोमेडिकल वेस्ट में 85% कचरा असल में गैर खतरनाक होता है, लेकिन बाकी का बचा 15% कचरा खतरनाक हो सकता है, जिसकी जद में आने से इंसान लाइलाज बीमारियों का भी शिकार हो सकता है। 2000 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट है जो बताता है कि करीबन 2.5 लाख HIV नया केसेस जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट को ठीक से हैंडल ना करने की वजह से हुआ है, और 21 मिलियन हेपेटाइटिस बी जो वायरस का केसेस फैला है वो भी बायोमेडिकल वेस्ट ना अच्छे तरीके से ट्रीट ना करने की वजह से हुआ है। इसी तरीके से 2 मिलियन हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है वो भी इसी तरीके से फैला हुआ है। और जब हम हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पे इलाज के लिए जाते हैं, बट अगर मान लीजिए एक हॉस्पिटल में बायोमेडिकल वेस्ट अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं हुआ है तो बीमारी हम क्यूर करने के लिए नहीं जा रहे, वहाँ से हम बीमारी उठाते हैं। जैसे कि ज़िका वायरस हो गया, वो बायोमेडिकल वेस्ट को ठीक से हैंडल ना करने की वजह से ही ज़िका वायरस फैला है। इसके अलावा इसमें जो क्रॉनिक हार्ट एंड लंग डिजीज़ हैं वो भी हो सकते हैं, एंडोक्रिनल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, फीटल मैल्फॉर्मेशंस हैं वो भी हो सकते हैं, जन्मजात बीमारी जिसको कहते हैं, कैंसर्स भी हो सकते हैं, एंडोक्रिनल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी हो सकती है, और इससे एयर, लैंड, वाटर तीनों चीज़ें पोल्यूट हो सकती हैं आने वाली 10 नस्लों के लिए। अस्पतालों से निकले कचरे में आमतौर पर सिरिंज, इंजेक्शंस, जिस्म के हिस्से, इंसानी फुजला जैसे खून, थूक, यूरिन वगैरह, नुकीली सुइयाँ, लैंसेट, वैक्सीन्स, हाइपोडर्मिक सुइयाँ, स्कैल्पेट, ब्लेड, सर्जिकल कॉटन, दस्ताने, खून से सनी पट्टियाँ, कपड़े, एक्सपायर्ड हुई दवाइयाँ और दूसरा आम कचरे भी शामिल होते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट को अगर हम ठीक से इसको कलेक्ट ना करें और ठीक से जो है इसको ट्रीट नहीं करें, तो क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट में काफ़ी हिस्सा होता है जो इन्फेक्शस होता है, तो उसकी वजह से जो है जो सैनिटरी वर्कर है हमारा या जो हेल्थ वर्कर है, अगर वो उससे एक्सपोज होता है, या कॉमन पब्लिक है अगर ठीक से इसको डिस्पोज नहीं किया जाए, अगर वो उससे एक्सपोज होती है तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कई बार जो है हेपेटाइटिस बी से लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ, जैसे दूसरी कैटेगरी है जो बायोमेडिकल वेस्ट की, जैसे शार्प वगैरह हैं,
सर्जरी के आइटम्स हैं, निडल्स हैं, इंजेक्शन सिरिंजेस, ग्लास एम्प्यूल्स हैं। इनसे कई बार जो है जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो काम जब करते हैं तो उनको इंजरी हो जाती है। तो इंजरी से वो डायरेक्ट एक्सपोज हो जाते हैं। जो इन्फेक्शस वेस्ट है उससे भी जो है कई बार बीमारियां इनको हो जाती हैं अगर बायोमेडिकल वेस्ट ठीक से ट्रीट और मैनेज नहीं किया जाए तो। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी MOEFCC ने बायोमेडिकल वेस्ट को 4 कैटेगरीज में बताया हुआ है और इसके साथ साथ हर कैटेगरी के कचरे के लिए एक खास रंग के कंटेनर और थैले मखसूस किए हैं, जिसकी वजह से मखसूस कैटेगरी के कचरे की पहचान करने, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उसे सही से निपटाने में आसानी होती है। 2016 से जो रूल्स आए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में, उसमें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें एक येलो कैटेगरीज है, एक रेड कैटेगरीज है, एक ब्लू एंड एक वाइट। रेड कैटेगरीज में जो भी प्लास्टिक्स मटेरियल्स जो हैं, आपको रिसाइक्लेबल मटेरियल प्लास्टिक, उसको रखा गया है। येलो कैटेगरी में आपका इन्फेक्टियस वेस्ट है, जिसमें आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट है, डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, डिस्कार्डेड लिनेन एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी टाइप का जो लेबोरेटरी से वेस्ट निकलता है, वो आपका येलो कैटेगरी में आता है। ब्लू कैटेगरी में आपका ब्रोकन ग्लास, डिस्कार्डेड ग्लास जो है वो आपका ब्लू कैटेगरी में आता है। और वाइट में जो आता है शार्प आता है, निडल्स आता है, स्कैल्पल्स आते हैं, वो आपका वाइट कैटेगरी में आता है। कुछ हॉस्पिटल्स जो है अलग अलग कलर के बिन्स यूज़ कर रहे थे, तो उनको यूनिफॉर्म किया कि जो है हर हॉस्पिटल एक ही कलर के बिन एक टाइप के वेस्ट के लिए यूज़ करेगा। कुछ स्टैंडर्ड्स इन्होंने जो है जैसे ऑटोक्लेविंग है या माइक्रोवेविंग है, इसके लिए स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए थे, लेकिन और भी कुछ टेक्नोलॉजीज जैसे पायरोलिसिस पहले प्रिस्क्राइब नहीं थी, पायरोलिसिस को इंक्लूड किया। और पहले इतना क्लैरिटी नहीं थी कि जो जैसे इंसिनरेशन कर रहा है ट्रीटमेंट फैसिलिटी, तो उसका ऐश कहाँ जाएगा जो राख निकलेगी। तो राख के लिए अब क्लैरिटी दे दी कि वो हैज़ार्डस वेस्ट डिस्पोजल साइट पे जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरह के जो है प्रोविजंस रूल में ऐड किए और इसलिए जो है 2016 में नया रूल नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क में रोजाना तकरीबन 517 टन बायोमेडिकल वेस्ट पैदा होता है। भारत में अस्पतालों के हर एक बेड से तकरीबन 1 से 2 किलोग्राम बायोमेडिकल वेस्ट पैदा होता है, जबकि एक क्लिनिक में तकरीबन 600 ग्राम फी बेड बायोमेडिकल वेस्ट पैदा होता है। मौजूदा वक्त में भारत में इस कचरे को निपटाने के लिए तकरीबन 198 कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज काम कर रही हैं। टू 2016 के रूल्स में ऐसा आया है कि जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटर हैं वो सभी को रजिस्टर्ड होना चाहिए। उनको वन टाइम अथोराइजेशन लेना ही है। कोई भी क्लिनिक्स हैं उनके लिए वन टाइम अथोराइजेशन रिक्वायर्ड किया गया है। और बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो 1998 के जो थे रूल्स उसमें और 2016 में काफ़ी चेंजेस आए हैं। नाजरीन, आइए जानते हैं कि कैसे बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट किया जाता है, और इसके लिए हम आपको ले चलते हैं एक कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी पर, जो कि सरकार के बनाए रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक बायोमेडिकल वेस्ट का निपटान कर सकते हैं। पहला मरहला है कचरे को अलग अलग करना और सही कलर कोडेड बैग में उस कचरे को मेडिकल स्टाफ के जरिए रखना। इंतहाई खतरनाक या इन्फेक्टेड जैसे HIV या हेपेटाइटिस B या C कचरे को अलग रखना। बायोमेडिकल वेस्ट में अभी दिल्ली में तो बहुत अच्छा सेग्रीगेशन सिस्टम है। कुछ ही जगह अभी नहीं हो पाया इतने इम्प्लीमेंट, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी जो प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए वो प्रॉपर सेग्रीगेशन है हॉस्पिटल लेवल पर। हॉस्पिटल लेवल पे प्रॉपर कैटेगरीज वाइज कलर कोडिंग सिस्टम के हिसाब से अगर सेग्रीगेशन होता है तो वो हमको ट्रीट करने में उतना इजी होता है। अगर वहाँ से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, जैसे येलो वेस्ट में ही आप सब प्लास्टिक भी मिक्स होके आता है, तो वो हमारे सिस्टम को भी करोड करता है, तो उसमें हमारा मेंटेनेंस काफ़ी बढ़ जाता है।
और मखसूस बायोमेडिकल वेस्ट की बारकोडिंग और वजन करना वगैरह, ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। दूसरा मरहला है सभी क्लिनिक्स और अस्पतालों के अलग अलग महकमों से इस कचरे को इकट्ठा करना। इस कचरे को अस्पताल के जरिए दी गई खास रंग की बायोमेडिकल वेस्ट को उठाने वाली ट्रॉलीज में ही रखा जाता है। तीसरे मरहले में इकट्ठा किए हुए कचरे को ट्रांसपोर्ट करना शामिल है। अस्पताल से इकट्ठा किए हुए कचरे को सही रंग की ट्रॉलीज या गाड़ियों में ट्रीटमेंट साइट पर ले जाया जाता है। कचरे को ट्रांसपोर्ट करने वाला अमला इस दौरान हिफाजती नजरियों से PPE पॉलीफिनाइल एथरे से बने जूते, दस्ताने, मास्क और एप्रोन का इस्तेमाल करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उनके लिए PPEs जैसे ग्लव्स, मास्क, गम बूट्स, एप्रॉन्स ये कंपलसरी है। जो भी बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं उनको इसका यूज़ 100% करना है। इकट्ठा किए हुए कचरे को 48 घंटों के अंदर अंदर निपटाना बहुत ज़रूरी है, वरना इसके नुकसानदेह असरात सामने आने लगते हैं। चौथे मरहले में बायोमेडिकल कचरे के लिए आखिरी निपटान शामिल है, जिसमें ट्रीटमेंट फैसिलिटी पर सबसे पहले उस कचरे के थैलों का वजन किया जाता है और बारकोडिंग से क्रॉस चेक किया जाता है कि जितना कचरा अस्पताल से चला था, ठीक उतना ही कचरा ट्रीटमेंट फैसिलिटी तक पहुंचा है। पांचवें मरहले में मखसूस बायोमेडिकल वेस्ट को मखसूस तरीके और मशीनरी से निपटाया जाता है। आमतौर पर इंसिनरेशन, ऑटोक्लेव, शेडिंग मशीन और 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है। पीले कचरे के लिए इंसिनरेशन का तरीका इख्तियार किया जाता है। तो येलो कैटेगरी फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, मतलब जो इंसान द्वारा जनरेट हुआ वेस्ट होता है। सेकंड होता है एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, जो जानवरों द्वारा जनरेट किया हुआ वेस्ट होता है। थर्ड होता है आपका प्लास्टर, बैंडेज, स्वैब्स। फोर्थ होते हैं केमिकल वेस्ट, जो केमिकल हॉस्पिटल्स वगैरह से, क्लिनिक से निकलता है, वो भी आपका येलो कैटेगरी वेस्ट में आता है। फिफ्थ होता है आपका एक्सपायर्ड मेडिसिन, जो भी मेडिसिन हॉस्पिटल्स में यूज होती हैं वो भी येलो कैटेगरी में आपकी कैटेगराइज होती हैं। नेक्स्ट है आपका साइटोटॉक्सिक वेस्ट, जो साइटोटॉक्सिक वेस्ट जो कि कैंसरस पेशेंट से निकलता है, उसको भी हमें येलो कैटेगरी वेस्ट में रखना होता है विद द सी लेवल। लास्ट इज़ द लैबोरेटरिकल वेस्ट, जो माइक्रोबायोलॉजिकल लैब से वेस्ट निकलता है, उसे हमें येलो वेस्ट में प्री ट्रीट करके रखना होता है। प्री ट्रीट मतलब होता है आपको उस वेस्ट को ऑटोक्लेव करना है, स्टरलाइज करना है, फिर उसको येलो कैटेगरी वेस्ट में डालना है। इन सारे जो भी मैंने कैटेगरी आपके वेस्ट बोला है, ये सारे वेस्ट आपके येलो कैटेगरी में नॉन क्लोरिनेटेड पॉली बैग में पैक होते हैं। वहीं लाल और सफ़ेद कचरे के लिए ऑटोक्लेव का इस्तेमाल किया जाता है। तो रेड वेस्ट में आपका जो भी होता है, जो हॉस्पिटल से निकलता है, उसमें आपका IV सेट्स, ग्लूकोज बॉटल्स, सिरिंजेस विदाउट नीडल्स, ठीक है, जितने भी प्लास्टिक और रबर से रिलेटेड आइटम्स हैं वो सारे आपके रेड कैटेगरी बैग में जाते हैं। वाइट में अपन जो भी शार्प आइटम होते हैं, जैसे कि नीडल्स हो गए, स्कैपल्स हो गए, ब्लेड हो गए, ये सारे हमारे वाइट कैटेगरी पंचर प्रूफ बॉक्सेस में जाते हैं। जबकि नीले कचरे को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है। ब्लू कैटेगरी में अपन क्या करते हैं, हम ऑल द ग्लासेस आइटम रखते हैं। जो भी ग्लासेस वगैरह होते हैं, इम्प्यूल्स होते हैं, वायल्स होते हैं, ड्यूरिंग इंजेक्शन जो भी वायल्स निकलते हैं, इम्प्यूल्स निकलते हैं, वो सारे हमारे ब्लू कैटेगरी में जाते हैं। पीले कचरे को इंसिनरेशन जैसी मशीनरी का इस्तेमाल करके जला दिया जाता है। ये मशीनें एक खास दर्जा हरारत में कचरे को राख में तब्दील कर देती है। फर्स्ट हमारा होता है येलो कैटेगरी। येलो कैटेगरी के लिए हम यूज़ करते हैं इंसिनरेटर, मतलब एक इंसिनरेटर होता है, एक मशीन होती है जहाँ पे आपके वेस्ट को बर्न किया जाता है एक कंट्रोल टेम्परेचर और कंट्रोल डिवाइस में, जहाँ की एक होता है नॉर्मल कंबशन, एक होता है इंसिनरेशन। तो जो कंबशन होता है ओपन बर्निंग, आप उसको कहीं भी जला दो, ठीक है। और जो इंसिनरेशन होता है, हम किसी चीज़ को जलाते हैं उसको एक कंट्रोल्ड पैरामीटर में जलाते हैं, एक कंट्रोल टेम्परेचर होता है, उसके साथ अटैच पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, जो आपका येलो वेस्ट मैंने आपको बताया, उस येलो वेस्ट को हम इंसिनरेटर में फीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रैम फीडर। रैम फीडर एक डिवाइस होती है जो वेस्ट को ऑटोमेटिक फीड करती है इंसिनरेटर के अंदर में। इंसिनरेटर में आपके 2 चैम्बर होते हैं कंबशन जोन में। पहला होता है प्राइमरी कंबशन चैम्बर एंड सेकंड वन इज़ द सेकेंडरी कंबशन चैम्बर। जो हमारा प्राइमरी कंबशन चैम्बर होता है, वहाँ पे हमको
800 से 850 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना होता है फॉर कंप्लीट कंबशन और बर्निंग ऑफ वेस्ट। उसके बाद वहाँ पे आपका वेस्ट बर्न हो जाता है। बर्न होने के बाद वहाँ से आफ्टर 1 घंटे मतलब कि आफ्टर 1 आवर या 1 घंटे बाद वो वेस्ट आपके ऐश के फॉर्म या राख के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो तो आपका था प्राइमरी स्टेज। उसके बाद आपका वेस्ट जनरेट होने के बाद उसमें से गैसेस निकलती हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लू गैसेस। अब फ्लू गैसेस को क्या होता है, हमें कंट्रोल करना होता है। उसमें जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन पार्टिकल होते हैं और डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, उनको हमको ट्रैप करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस गैस को न्यूट्रलाइज करते हैं सेकेंडरी कंबस्शन चैम्बर में, जो कि टेम्परेचर मेंटेन होता है 1000 to 1050 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे आपका गैस न्यूट्रलाइज होता है। न्यूट्रलाइज होने के बाद आपका गैस जाता है पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में। पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस में 4 डिवाइसेस लगे होते हैं, वेंचुरी स्क्रबर, ड्रॉपलेट सेपरेटर, पैक बेड स्क्रबर, मिस्ट एलिमिनेटर एंड लास्ट इज एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। तो जो ये 5 पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है, यहाँ पे आपके सारे जो फ्लू गैस है वो फिल्टर आउट होते हैं। यहाँ की मतलब आप कह सकते हो जो कि आपके कार्बन पार्टिकल हैं, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। ये ट्रैपिंग होती है विद द हेल्प ऑफ वाटर। हम क्वेंचर में वाटर यूज़ करते हैं विथ लाइम डोजिंग। यहाँ पे हम एक लाइम डोज भी करते हैं, जहाँ पे आपका जो वाटर हम स्प्रिंकल कर रहे हैं इस गैसेस के ऊपर, वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ये वाटर हम फर्दर हम रीयूज़ कहाँ करते हैं या ट्रीट करते हैं अपने इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में, ताकि हम इस वाटर को फिर से रीयूज़ एंड रीयूज़ कर सकें। बिकॉज वी आर हैविंग जीरो वाटर डिस्चार्ज सिस्टम, हमारे पास जीरो वाटर डिस्चार्ज सिस्टम लगा रखा है, ताकि जो भी वाटर हम जनरेट करें या क्वेंचर में यूज़ करें हम उसको रीयूज़ कर सकें। आफ्टर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस आपकी गैस कहाँ जाती है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन में। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन क्या करता है, आपकी जो स्मोक होते हैं, फ्लू गैस होता है, उसको सक करता है और 30 मीटर स्टैक हाइट से ये गैस बाहर हो जाती है। मतलब आप कह सकते हो जो प्योर गैस आफ्टर फिल्टर आउट गैस होती है वो बाहर हो जाती है हमारी। ये अपना कंप्लीट प्रोसेस होता है येलो वेस्ट को इंसिनरेट या डिस्पोज ऑफ करने का। लाल कंटेनर के कचरे को ऑटोक्लेव मशीन में डाला जाता है। ऑटोक्लेविंग तकनीक प्रेशर कुकर की तरह काम करती है और इस मशीन के अंदर 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भाप के जरिए इस कचरे को ट्रीट किया जाता है। इसके बाद उसे शेडर में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है ताकि इस कचरे को रिसाइकल किया जा सके। रेड वेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियली ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेविंग मीन्स होता है द प्रोसेस वेयर योर वेस्ट इज बीन स्टरलाइज। हम वेस्ट को स्टरलाइज करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और एक रेजिडेंट टाइम प्रोवाइड करते हैं। तो जो ऑटोक्लेव के अंदर हम टेम्परेचर, प्रेशर और रेजिडेंट टाइम होता है, ये हम प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉयलर। हमारे पास एक बॉयलर होता है 300 kg पर आवर कैपेसिटी का, वहाँ से हम स्टीम जनरेट करते हैं। उस स्टीम में आपकी टेम्परेचर होती है और प्रेशर होती है। जो टेम्परेचर होती है हमारी वो 121 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होती है, जो प्रेशर होती है 1 होती है 15 PSI रिक्वायर्ड होती है, और जो हमारा ऑटोक्लेव होता है वो होता है 45 मिनट रेजिडेंट टाइम प्रोवाइड करने के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ऑटोक्लेव के लिए जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 15 PSI प्रेशर एंड 45 मिनट रेजिडेंट टाइम। यहाँ पे आपका वेस्ट पुटअप होता है, मतलब ऑटोक्लेव का डोर होता है, डोर ओपन होता है, ओपन होते ही उसमें हम वेस्ट फीड करते हैं। फीड करने के बाद वो डोर क्लोज होता है, क्लोज होने के बाद फिर हमारा जो प्रोसेस होता है ऑटोक्लेव का वो स्टार्ट होता है। जो हमारा कंप्लीट प्रोसेस है 45 मिनट का होता है। इसके अंदर आपकी स्टीम और प्रेशर दिए जाते हैं। आफ्टर टेम्परेचर एंड प्रेशर जो 45 मिनट के बाद आपका वेस्ट निकलता है वो कम्प्लीटली स्टरलाइज होता है, मतलब डिसइंफेक्ट होता है। इस वेस्ट को अपन क्या करते हैं, फिर सेग्रीगेट करते हैं। आपका वेस्ट स्टरलाइज हो गया, डिसइंफेक्ट हो गया, हम उसको फिर सेग्रीगेट करेंगे। सिरिंजेस विदाउट नीडल अलग कर दी जाती हैं, ग्लव्स अलग कर दिए जाते हैं। सेग्रीगेट इसलिए करते हैं ताकि हम उसको शेडिंग में हमें आसानी हो उसको शेड करने में। आफ्टर सेग्रीगेशन ये वेस्ट आपका शेड होता है। शेडिंग मतलब कटिंग, जैसे आप ग्राइंडर यूज़ करते हो, चॉपर यूज़ करते हो, एज इट इज़ इस साइड पे CBWTF पे कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी पे हम शेडर यूज़ करते हैं। शेडर क्या करता है, आपके जो भी ऑटोक्लेवल वेस्ट है, जो प्लास्टिक है, सिरिंजेस है और जो भी रबर्स आइटम है, इसको शेड करता है फाइन पार्टिकल्स में। फाइन पार्टिकल्स में शेड होने के बाद ये जो पार्टिकल्स आपके शेड हुए हैं, ये सारा शेडिंग मटेरियल जाता है एक ऑथराइज रिसाइकलर, जो कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी से बंदा ऑथराइज होता है और रिसाइकलर का सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद ये सारा वेस्ट शेड होने के बाद उस ऑथराइज रिसाइकलर को जाता है फॉर रिसाइकलिंग पर्पस। अब वो बंदा उससे प्लास्टिक के कोई टॉयज बनाए, प्लास्टिक के चेयर्स बनाए, वॉट जिसमें डील करता है वो। तो ये अपना कंप्लीट प्रोसेस था आपके रेड वेस्ट का। माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल वेस्ट, नुकीली, गंदे और ठोस कचरे के लिए ऑटोक्लेव कारगर ट्रीटमेंट तकनीक है। ये तकनीक लाल और सफ़ेद कैटेगरी के कचरे को निपटाने में बहुत मददगार है।
सफेद कचरा जैसे सुइयों को एक बंद कंटेनर में डालकर निपटा दिया जाता है और फिर आगे आखिरी निपटान के लिए खास जगह पर ले जाया जाता है। वहां ऑटोक्लेव और शेडिंग की मदद से इस कचरे का आखिरी निपटान किया जाता है। वाइट कैटेगरी मतलब अब नीडल के लिए भी हम सेम ही करते हैं। जो शार्प आइटम होते हैं, शार्प को भी हम ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करते हैं, फिर उसको फाइनली हम श्रेड कर देते हैं। श्रेड होने के बाद जो शार्प आइटम है ये जाते हैं एक मेटल रिसाइकलर को, जो धातु गलाने वाली इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे जाते हैं। आपके मेटल रिसाइकल उसको बोलते हैं। धातु गलाने इंडस्ट्री में आपके सारे जो शार्प होते हैं वो स्मेल्ट होकर शीट के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो ये आपका फाइनल ट्रीटमेंट था आपके वाइट कैटेगरी वेस्ट का। बाकी 3 तरीके के कचरे की तरह नीले कचरे को भी आखिरी मरहले के लिए ले जाया जाता है, लेकिन पहले इस कचरे को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ ट्रीट किया जाता है। द लास्ट कैटेगरी जो होती है आपकी ब्लू कैटेगरी होती है। ब्लू में आपको मैंने बताया जैसा कि आप ब्लू में डालते हो ग्लासेस, इम्प्यूल्स, ठीक है। तो ये सारे ग्लासेस, इम्प्यूल्स अपन क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ब्लू ट्रॉली में अनलोड करते हैं जैसा आपने देखा। उसके बाद हम इसको 1% हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन में डिप करते हैं फॉर डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि जो हाइपोक्लोराइट होता है वो एक एज अ डिसइंफेक्टेंट मीडिया वर्क करता है। तो उस हाइपोक्लोराइट में हम इस ग्लास को हाफ एन आवर के लिए डिप करते हैं। आफ्टर डिपिंग ये ग्लासेस सारे डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। डिसइंफेक्शन होने के बाद ये सारे ग्लासेस फिर हम उसको बैगेजिंग कर देते हैं। बैगेजिंग होने के बाद ये सारे ग्लास क्या होते हैं, फिर ये भी आपको एक किसी लोकल कबाड़ी वाला, किसी लोकल वेंडर को नहीं देना है। ये भी जाता है ऑथराइज रिसाइकलर को, जो कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी और द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी से ऑथराइज होता है। उसके पास कंसेंट होता है, उसके पास कंसेंट टू ऑपरेट होता है। हम उसी बंदे को दे सकते हैं जिसके पास प्रॉपर कंसेंट और ऑथराइजेशन होती है। तो ये 4 कैटेगरी वेस्ट को हम 4 डिफरेंट कैटेगरी में डिस्पोज ऑफ करते हैं। बचे हुए मामूली कचरे को निपटान के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सौंप दिया जाता है। इस तरह बायोमेडिकल वेस्ट को पूरी तरह से निपटा दिया जाता है। जरूरत इस बात की है कि अस्पताल, डॉक्टर और क्लिनिक्स अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से निपटाने के लिए ट्रीटमेंट फैसिलिटी को ही दें। साथ साथ वो मखसूस किस्म के कचरे के लिए मखसूस किस्म के बैग्स और कंटेनर्स का इस्तेमाल करें। ऐसा करके वो अपने मुल्क और अपने लोगों की हिफाजत कर सकते हैं और एक खूबसूरत और सेहतमंद हिंदुस्तान बना सकते हैं।